माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस MK1 फ्लीट को लेकर आ रही है। DRDO का कहना है कि वो तेजस MK1 बेड़े में अभी किसी भी तरीके के नए इंजन की पेशकश नहीं करेगा। अमेरिकी F414IN S6 इंजन, जिन्हें की LCA AF MK2 फाइटर जेट और AMCA जेट प्रोग्राम के लिए चुना जाता है और उन्हें TEDBF जेट प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन तीनों फाइटर जेट प्रोग्राम को आखिरकार बाद के फेसेस में एक नया 110 किलोन्यूटन इंजन मिल जाएगा। DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि LCA AF MK2 F414IN S6 इंजन के साथ ही अपने प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में प्रवेश करेगा, लेकिन इंजन को तब बदल दिया जाएगा जब नया इंजन 7 से 8 सालों में सर्विस में आ जाएगा। वहीं AMCA MK1 अमेरिकी F414IN S6 इंजन के साथ प्रोडक्शन में प्रवेश करेगा, लेकिन ये केवल पहले 2 स्क्वाड्रन तक सीमित होगा। लेकिन AMCA MK2 2034 से एक नए डिजाइन के साथ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लाइन में रोल करना शुरू कर देंगे। AMCA MK1 को पहले नए इंजन मिलना शुरू हो जाएंगे और बाद में ये LCA AF MK2 बेड़े में स्थानांतरित किए जाएंगे। वहीं नेवी को शुरू में अमेरिकन F414IN S6 इंजन के साथ TEDBF मिलेगा, लेकिन बाद के चरणों में उसे भी एक हाई थ्रस्ट इंजन मिलेगा 2035 तक। वहीं तेजस MK1A को अमेरिकी F404GE IN-20 के द्वारा संचालित किया जाना है और ये जारी रहेगा। DRDO AMCA प्रोग्राम के लिए एक नया 110 किलोन्यूटन का इंजन संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए इंटरनेशनल OEM के साथ भी बातचीत करा है, लेकिन इंजन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की पेशकश के लिए इंटरनेशनल OEM के लिए जो प्रतिबद्धता है वो आवश्यक होगी। बाद के चरणों में LCA AF MK2 और TEDBF प्रोग्राम के लिए इंजनों का परिवर्तन का मतलब ये होगा कि इंजन की उत्पादन लाइन लंबी अवधि के लिए खुली रहेगी और इंजन के नए डेरिवेटिव्स को UCAV और मैन फाइटर जेट्स के लिए निर्मित किया जाएगा। यानी कि प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा है DRDO का, और फिलहाल इंजन बदलने की जो योजना है उस पर DRDO ने कहा है कि उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रस्तावित इंजन है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस की एनर्जी ग्रुप EDF ने कहा है कि महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 थर्ड जनरेशन EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने की पेशकश की है। फ्रांस की EDF का कहना है कि उसने भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र के निर्माण में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 अप्रैल 2021 को EDF ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL को महाराष्ट्र में जैतपुर में 6 तीसरी पीढ़ी के EPR रिएक्टरों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग अध्ययन और उपकरणों की आपूर्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और एक बार इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद ये संयंत्र करीबन 10 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे और 70 मिलियन भारतीयों के घरों पर इससे बिजली पहुंचेगी। हालांकि इस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लगेंगे, लेकिन बिजली का उत्पादन उससे पहले शुरू कर दिया जाएगा। फ्रांस की EDF एक समझौते में केवल परमाणु रिएक्टर प्रदान करेगा, जिसमें अमेरिकी भागीदारी GE स्टीम पावर शामिल है। EDF की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अनुबंध $10 बिलियन का होने का अनुमान है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक विवरण भी जारी नहीं किया गया। कम कार्बन ऊर्जा समाधान और दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऑपरेटर में एक नेता के रूप में भारत के समर्थन पर हमें गर्व है। हालांकि EDF ना तो इस परियोजना में निवेशक है और ना ही निर्माण का प्रभारी। अगली अपडेट भारतीय नेवी को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना 24 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को लीजिंग के लिए आगे बढ़ रही है और ये 5 साल की डील है और भारतीय नौसेना ने इसके लिए RFI भी जारी कर दी है और 24 हेलीकॉप्टरों के लिए पट्टे पर ली गई फर्मों को अधिकृत भी किया है। RFI के अनुसार पट्टा कम से कम 5 साल की अवधि के लिए होगा और इसमें रखरखाव, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स आदि का समर्थन यानी कि सपोर्ट भी शामिल होगा। हेलीकॉप्टर को 5 टन या उससे कम वजन की श्रेणी में होना चाहिए और समुद्र में खोज और बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही ये हेलीकॉप्टर्स दिन और रात किसी भी मौसम में काम करने वाले होने चाहिए। नौसेना ने ये कहा है कि हेलीकॉप्टरों में ट्विन इंजन होने चाहिए, जिसमें 2 पायलटों के पास पहिएदार लैंडिंग गियर और ब्लेड फोल्डिंग की क्षमता होगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टरों में 7.62 mm की कैनन भी होगी। इस RFI का उत्तर देने की अंतिम तारीख 18 जून है। नौसेना के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख के 24 महीनों के भीतर ये सभी 24 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी करनी होगी अगर कोई भी कंपनी इसके लिए आगे आती है। RFI के अनुसार विवाद में कंपनियों को बीमा लागत का लगभग एक हिस्सा प्रदान भी करना होगा, जिसमें युद्ध में सिस्टम की हानि या फिर तीसरे पक्ष के अलावा जो डायरेक्ट खतरे आते हैं वो भी
इसमें शामिल है। आपको बता दें कि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत 111 ऐसे हेलीकॉप्टर को हासिल करने की उसकी योजना थी, जो कई कारणों से ठंडे बस्ते में चली गई है और ऐसे में लीज एकमात्र ऑप्शन बचा है भारतीय नौसेना के पास, जिसके लिए RFI जारी कर दी गई है। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना की जांबाजी और बहादुरी को लेकर आ रही है। जिस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन भारत में लगातार बिगड़ती जा रही है, ऐसे में कमान अब एयरफोर्स ने भी संभाल ली है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट ने महामारी के संकट को और ज्यादा गहरा किया। ऐसे में ऑक्सीजन आपूर्ति की परेशानियों को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने जंगी परिवहन बेड़ों को मदद के मोर्चे पर तैनात किया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के C-17 और IL-76 विमान विशाल टैंकरों को उन जगहों पर पहुंचा रहे हैं जहां चिकित्सा इस्तेमाल योग्य ऑक्सीजन उपलब्ध है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ने 2 खाली क्रायोजेनिक कंटेनर और IL-76 विमान ने 1 खाली कंटेनर वायुसेना बेस हिंडन से पश्चिम बंगाल में पानागढ़ पहुंचाया है। वायुसेना के मुताबिक आज भी इस तरह की कई उड़ानें देश भर में संचालित की जा सकती हैं। ध्यान रहे कि वायुसेना की मदद से ऑक्सीजन आपूर्ति में लगने वाले समय में कमी आ रही है। अगली अपडेट सेशल्स को लेकर आ रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से सेशल्स कोस्ट गार्ड को 50 मीटर पेट्रोल वेसल स्थानांतरित की है। इस पोत को PS जोरस्टर के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री सुरक्षा के लिए सेशल्स को दिया जा रहा है और 8 अप्रैल को इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत सेशल्स की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि इस जहाज को भारत के गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। इस पोत की अधिकतम गति 34 यानी कि 34 समुद्री मील है और उसका इंड्योरेंस 1500 नॉटिकल माइल्स का है। 50 मीटर लंबे फास्ट पेट्रोल वेसल को वाटर जेट प्रपल्जन प्रणाली के द्वारा संचालित किया जाता है और 35 कर्मियों को ये ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 40/60 mm की कैनन भी होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना और श्रीलंका को लेकर आ रही है। चीन इन दिनों हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए श्रीलंका पर लगातार ध्यान दे रहा है। ड्रैगन ने भारत के पड़ोसी देश को इतनी मात्रा में कर्ज दिया हुआ है जिसको कि कोलंबो चाहकर भी अगले 100 सालों में नहीं चुका पाएगा। यही कारण है कि श्रीलंका को अपना हबनटोटा बंदरगाह चीनी कंपनी को 99 साल के लीज पर देना पड़ा है। अब चीन ने इस पोर्ट पर श्रीलंका से बिना पूछे रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे शिप को ठहराकर बड़ी आपदा को निमंत्रण दे दिया है। अगर इस शिप से थोड़ी सी भी लीकेज होती है तो श्रीलंका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार हबनटोटा पोर्ट को ऑपरेट करने वाली चीनी कंपनी ने चीन जा रहे एक जहाज को रुकने की अनुमति दी थी जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लदा हुआ है। श्रीलंकाई अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत चीन के उस कार्गो शिप को पोर्ट छोड़ने का आदेश दे दिया। श्रीलंकाई अधिकारियों का कहना है कि इस शिपिंग कंपनी ने हमारे देश के कानूनों के अनुसार खतरनाक कार्गो के साथ जहाज को रोकने की अनुमति नहीं ली थी। श्रीलंकाई नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं। हालांकि इस जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी ने यह नहीं बताया था कि शिप पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लदा हुआ है। श्रीलंका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत ऐसे किसी भी शिप को सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। वहीं श्रीलंका के परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के महानिदेशक ने बताया कि इस जहाज पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लदा हुआ था जिसे खतरनाक कार्गो की श्रेणी में रखा गया है। यूरेनियम हेक्साक्लोराइड परमाणु सामग्री है जिसे आमतौर पर एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है, लेकिन श्रीलंका के कानून के अनुसार हमारे देश भी हमारे किसी भी बंदरगाह पर ऐसे जहाजों को रुकने के लिए पहले अनुमति प्राप्त करनी जरूरी है। इस पोत ने सरकार की मंजूरी नहीं ली थी। वहीं आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग अपने 3 दिवसीय यात्रा पर अगले सप्ताह श्रीलंका पहुंचने वाले हैं और वे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात करेंगे। जनरल वेई 27 अप्रैल को कोलंबो पहुंचेंगे और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद वे देश का दौरा करने वाले चीन के दूसरे अधिकारी होंगे। श्रीलंका ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से फिर $2.2 बिलियन का नया कर्ज मांगा है। श्रीलंका के मिनी एंड कैपिटल मार्केट के मंत्री ने बताया कि अगले 2 सप्ताह के भीतर श्रीलंकाई सरकार चीन की सेंट्रल बैंक के साथ $1.5 बिलियन के मनी स्वैपिंग की डील को भी फाइनल करने जा रही है। श्रीलंका पर चीन का पहले से ही अरबों डॉलर का कर्ज है। श्रीलंका पर दुनिया भर के देशों का कुल $55 अरब का कर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार ये धनराशि श्रीलंका की कुल GDP की 80% है। इसमें सबसे अधिक कर्जा चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, जबकि इसके बाद जापान और विश्व बैंक का स्थान है। भारत ने श्रीलंका की GDP का 2% कर्ज दिया है। वहीं चीन की इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन ने श्रीलंका को शामिल किया है। श्रीलंका ने चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण हबनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट
होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 1.12 अरब डॉलर में साल 2017 में 99 साल की लीज पर दे दिया था। हालांकि अब श्रीलंका इस पोर्ट को वापस चाहता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर आ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उम्मीद से ज्यादा समय से काम कर रहा है, लेकिन अब इसके और ज्यादा चलने की संभावना कम होती नजर आ रही है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं। लेकिन रूस ने इससे अलग होने का मन बना लिया है और वो 2025 तक इससे जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही उसने खुद का नया स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी वजह कुछ समय में जो रूस और अमेरिकियों के संबंध में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 1998 से काम कर रहा है, जिसमें रूस और अमेरिका सहित 16 अन्य देशों का सहयोग हो रहा है और ये अमेरिका और रूस के बीच सबसे ज्यादा सहयोग होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन अब रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आ जाने से रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरी तरह से अलग होने का फैसला किया है। रूस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने से अंतरिक्ष अनुसंधान में रूसी अन्वेषण का एक नया अध्याय खुल सकता है। खुद रूसी स्पेस एजेंसिया रोसकोसमोस के प्रमुख ने कहा कि रूसी स्पेस स्टेशन के कक्षा में स्थापित होना एक बड़ी उपलब्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। आपको बता दें कि रूस का ये स्पेस स्टेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स पर आधारित होगा और इसे ISS की तरह इंसान नहीं चलाएंगे। इसमें इंसानों की उपस्थिति केवल यात्रियों की तरह रहेगी, यानी कि स्टेशन में हमेशा ही लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कक्षा के रास्ते में बहुत ज्यादा विकिरण का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इस परियोजना के लिए करीबन रूस 6 अरब डॉलर लगाने जा रहा है और साथ ही इसमें वो विदेशी यात्रियों को भी अंतरिक्ष की सैर कराने ले जाएगा। हालांकि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में उसकी सतह से 250 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।